partially absorbing or partially reflecting surface. तो ये वॉल है और लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है तो यहाँ इंटेंसिटी I इक्वल टू है NH न्यू बाई A। यहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड हमारे पास में है IA बाई H न्यू। तो क्या हो रहा पार्शियली है, तो पहले एक चीज और इसमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग। अगर मैं N इंटू R करता हूँ तो ये क्या हो जाएंगे, ये रिफ्लेक्टिंग फोटॉन्स हो जाएंगे, इतने रिफ्लेक्टिंग फोटॉन्स होंगे और एन ए पर सेकंड इतने हो जाएंगे। और एन इंटू कैपिटल एन इंटू ए करता हूँ तो ये क्या हो जाएंगे, यानी हो गए रिफ्लेक्टिंग फोटॉन्स पर सेकंड और ये एब्जॉर्बिंग फोटॉन्स पर सेकंड। ठीक है, तो हमने ये दोनों कॉन्सेप्ट को यूज किया हुआ है ना, ए और बी में ये था। तो यहाँ देखो कि अगर ये फोटोन की मैं बात करूं जिस है ना, तो h बाई लैम्बडा इसका मोमेंटम होगा। तो अगर मैं रिफ्लेक्टिंग की बात करता हूँ, मान लो अगर रिफ्लेक्टिंग फोटॉन्स की बात करूंगा तो आपको मालूम होगा कि उससे जो फोर्स यहाँ आएगा वो आ जाएगा एफ आर, यानी वो जाएगा एन आर इंटू 2h बाई लैम्बडा। ये समझ में आया पहले तो, यानी एन इंटू आर 2h बाई लैम्बडा, इससे ये फोर्स आएगा। और एफ ए जो एब्जॉर्बिंग फोटॉन्स हैं उनकी वजह से फोर्स क्या होगा, तो एन ए इंटू एच बाई लैम्बडा या एन इंटू ए एच बाई लैम्बडा। तो नेट जो फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन वॉल तो वो हो जाएगा एफ आर प्लस एफ ए। ये आ जाएगा हमारे पास में एन आर 2h बाई लैम्बडा प्लस एन ए एच बाई लैम्बडा। ये लिख लीजिए, ये लॉजिक समझ में आ रहा सबको? हाँ सर। लिख लीजिए इसको।
लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। तो ये हमारे पास नेट फोर्स आ गया। तो यहाँ से आप देखोगे कि हम लोग एन एच बाई लेमड़ा यानी एफ इक्वल टू एन एच बाई लेमड़ा को बाहर लेंगे तो जाएगा 2r प्लस ए। एन को क्या लिखेंगे हम लोग? आई ए बाई एच न्यू, एच बाई लेमड़ा ये हो जाएगा 2r प्लस ए को लिखेंगे 1 माइनस आर। तो आप यहाँ देखो कि एफ और ये क्या हो गया, देखो आई ए बाई एच सी बाई लेमड़ा, यहाँ लेमड़ा और ये ऊपर एच, तो हो गया हमारे पास में 1 प्लस आर। तो ये हो गया आई ए बाई सी 1 प्लस आर। तो एफ बाई ए ये हो गया प्रेशर, दिया जाएगा आई बाई सी 1 प्लस आर। देखो ए और बी जो केस थे वो इससे डेराइव हो सकते हैं। अगर आर की वैल्यू 0 है तो आई बाई सी परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के लिए, अगर आर की वैल्यू 1 है तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए 2 आई बाई सी। ठीक है, लिख लो इसको। तो ये तो हुआ नॉर्मल इंसिडेंस के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑब्लिक इंसिडेंस। लिख लिया? नेक्स्ट है ऑब्लिक इंसिडेंस। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। क्लियर आवाज आ रही है? हाँ सर। अब यहाँ देखो ये वॉल है, अच्छा है ना। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। तो ये वॉल है, और लाइट यहाँ ऐसे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, ये इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है। तो ये मैंने मान लिया कि ये ए डैश है मान लो, और इसकी इंटेंसिटी आई यहाँ कांस्टेंट है। तो आप देखोगे कि आई इक्वल टू यहाँ हो जाएगा एन एच न्यू बाई ए डैश, क्योंकि ए डैश क्या होना चाहिए? एरिया क्रॉस सेक्शन किसका? बीम का। ठीक है, तो यहाँ ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ में, ये एंगल थीटा है। तो फिर ये एंगल भी क्या होगा? यहाँ थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पहले, अब यहाँ इसका जो एरिया होगा किसका? वॉल पर जो एरिया बन रहा है वो एरिया ये होगा। मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ। तो ये ए एरिया है, तो इनके बीच में रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये एंगल क्या मिलेगा आपको? थीटा मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि ये एरिया ए डैश है, ये एंगल थीटा है, ये ए, तो इनमें रिलेशन क्या मिलेगा अपने को? ए बाई ए
इक्वल टू cos थीटा ना, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। तो आप देखोगे कि यहाँ से अपने को मतलब I इक्वल टू मिल गया NH बाई A cos थीटा, यानी यहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड मिल जाएंगे अपने को। ये लिख लो पहले। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। तो रिमूव करता हूँ, देखो। अब यहाँ देखिए, तुम्हारे पास में यहाँ से अपने को नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जो सरफेस एरिया पे स्ट्राइक कर रहे हैं वो कितने आ गए? IA cos थीटा डिवाइडेड बाई H न्यू, ये हमारे पास आ जाएंगे, है ना। अब ये जाके जब टकराएंगे, तो अगर मैं एक फोटोन की बात करूं, मान लो, है ना, तो एक फोटोन जब टकराएगा, ये वॉल है, तो ये जब आएगा इधर, तो ऐसे जाके टकराएगा, है ना। तो ये H बाई लेमड़ा इधर है, तो ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये इधर जाके टकराया, तो टकराने के बाद ये ऐसे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? H बाई लेमड़ा हो जाएगा। तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा, क्योंकि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो आप देखो कि ये इसका मोमेंटम जो है, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा H बाई लेमड़ा कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर होगा H बाई लेमड़ा साइन थीटा। उसी तरह इसका एक कंपोनेंट इधर होगा H बाई लेमड़ा कॉस थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा H बाई लेमड़ा साइन थीटा। तो आप देख रहे हो कि H बाई लेमड़ा साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे। तो आप देख रहे हो कि चेंज इन मोमेंटम क्या मिलेगा? माइनस H बाई लेमड़ा कॉस थीटा माइनस H बाई लेमड़ा कॉस थीटा। ये लॉजिक समझ में आया सबको? अलोंग द एक्स एक्सिस मिलेगा अपने को। बोलिए। नहीं समझ में आया? आगे आया सर। है ना। तो ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम आ गया हमारे पास में, तो कितना आ गया है? -2H
बाई लेमड़ा cos थीटा। अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फोर्स ऑन क्या आ गया, मतलब फोटॉन्स आ गया, या ये इसको हम आप लिख सकते हो फोर्स ऑन वॉल भी लिख सकते हो, जो कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि मोमेंटम चेंज हो रहा है फोटोन पे लेफ्ट साइड में, तो वॉल को किधर लग रहा है, राइट साइड में, यानी ये जो फोर्स यहाँ आ रहा है ये वो राइट साइड में है, जो कि परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास में, तो ये आ जाएगा यानी F इक्वल टू 2h बाई लेमड़ा cos थीटा इंटू n, n हो गया हमारे पास में IA cos थीटा बाई h न्यू। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा IA बाई c इंटू 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी F बाई A ये आ जाएगा प्रेशर ऑन वॉल, तो हो गया 2I बाई C कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ गया, प्रेशर ऑन वॉल। लिख लिया? नहीं सर, एक मिनट। नहीं सर, 1 मिनट। हाँ सर, हो गया। हो गया ना? नेक्स्ट है हमारे पास में परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। perfectly absorbing surface, तो ये लाइट ये ऐसे जाके ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ये नॉर्मल है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये A डैश
हमारे पास में, और इसका जो एरिया हम बात कर रहे हैं यहाँ, जिस पे स्ट्राइक कर रहा है ये ए, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में n इक्वल टू आई ए कॉस थीटा बाई एच न्यू। ये हमारे पास n है। अब आप देखो कि ये फोटोन जब जाएगा तो इसका मोमेंटम इधर है h बाई लैम्डा, तो ये तो जाके ऐसे स्टिक कर जाएगा ना इस डायरेक्शन में, है ना। इसका मतलब हुआ कि इस पर जो फोर्स लगेगा F वो इधर लगाएगा इस डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि जाके स्टिक करेगा तो चेंज इन मोमेंटम उसी डायरेक्शन में लिखेंगे हम लोग। तो फोटोन को किधर लगेगा, लेकिन फोटोन को जो फोर्स लगेगा वो तो इस डायरेक्शन में लगेगा ना, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ, चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल तो जीरो, इनिशियली क्या है, तो इसका मोड ले लेंगे, है ना। अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई करूं तो ये फोर्स आ गया F, तो फोर्स ऑन वॉल तो ये आ गया हमारे पास में, तो कितना आ गया, आई ए कॉस थीटा बाई एच न्यू इंटू एच बाई लेमडा, तो ये क्या हो गया, फोर्स ऑन वॉल आ गया। लेकिन ये फोर्स तो इस पर प्रेशर एग्जर्ट नहीं करेगा, कौन सा कंपोनेंट इसका प्रेशर एग्जर्ट करेगा, यानी ये कंपोनेंट। तो ये एंगल कितना है यहाँ, थीटा, तो यानी जो प्रेशर की बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा बाई ए ना, ठीक है। तो प्रेशर ऑन वॉल आ गया, तो यहाँ रखेंगे तो अल्टीमेटली कितना आ गया हमारे पास में, तो ये हो जाएगा आई ए कॉस थीटा एच बाई एच न्यू लेमडा, और ये हो गया कॉस थीटा बाई ए। तो प्रेशर इक्वल टू आई से, ए से तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा, है ना, आई बाई सी मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। लिख लिया। सर 1 मिनट।
हो गया सर। हो गया। अब हमारे पास में पार्शियली एब्जॉर्बिंग और partially reflecting surface. तो अब इसमें क्या होगा, ये वॉल है, और लाइट ऐसे इंसिडेंट हो ही रही है। ये एंगल थीटा है। तो इसमें वापस से वही, अब इसमें क्या होगा कि रिफ्लेक्टिंग जो फोटॉन्स होंगे उनकी वजह से तो फोर्स इसको इधर लगेगा एफ आर, और जो एब्जॉर्बिंग फोटोन होंगे उनकी वजह से फोर्स इस तरह से लगेगा एफ ए। तो पहले तो एफ ए निकाल लेते हैं। तो एफ ए कितना होगा, एन इंटू ए एच बाई लेमडा ना, एन है ना, यानी इसको आप एन इंटू मतलब सॉरी एन इंटू ए एच बाई लेमडा, ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। और एफ आर कितना था, तो हो जाएगा एन इंटू आर टू एच बाई लेमडा इंटू कॉस थीटा। ये लॉजिक समझ में आया सबको? हाँ सर। यानी पहले हम बात करेंगे फोर्स ऑन वॉल कितना होता है, ये एंगल कितना निकल के आ रहा है इनके बीच में, थीटा आएगा। तो फोर्स ऑन वॉल तो वो आ जाएगा एफ ए का होल स्क्वायर एफ आर का होल स्क्वायर इंटू 2 एफ आर कॉस थीटा का स्क्वायर रूट, ये तो ये आ गया। लेकिन अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर ऑन वॉल, तो वो क्या लिखोगे आप, लेकिन वो लिखोगे एफ ए कॉस थीटा प्लस एफ आर डिवाइडेड बाई ए, क्योंकि ये ए डैश था और इसका एरिया यहाँ ए था, लिख लो ये पहले। क्लियर? हाँ सर। तो यहाँ देखिए अब
तो कितना हो जाएगा? देखो प्रेशर इक्वल टू हो गया हमारे पास में एफ ए कितना है, तो एन ए एच बाई लेमडा इंटू कॉस थीटा, है ना, प्लस एन आर 2h बाई लेमडा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। एन की वैल्यू अपने को पता ही है, एन की वैल्यू अपने को पता ही है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ P इक्वल टू एन एच बाई लेमडा कॉस थीटा बाई ए, अंदर है हमारे पास में ए प्लस 2r, तो एच कॉस थीटा बाई ए लेमडा, है ना, इंटू ए प्लस 2r, ये क्या हो गया आई ए कॉस थीटा बाई एच न्यू। ये हमारे पास आ जाएगा। तो ए से तो ए कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली यहाँ मिलेगा, दरअसल बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा आई बाई सी 1 या ए प्लस 2r इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखेंगे आई बाई सी, ए को लिखेंगे 1 माइनस आर प्लस 2r इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो P इक्वल टू आ गया आई बाई सी 1 प्लस आर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इसमें सारे इंक्लूड हो रहे हैं, मालूम है सब। इसमें सब आ रहा है, आई बाई सी इंटू 1 प्लस आर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, तो इसमें सब आ जाएगा। अगर मान लो नॉर्मल इंसिडेंस हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 तो भी आ जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर।
क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख लिया ना भाई सबने? हाँ सर। सर। एक आ रहा है, 10 जा रहे हैं क्या? बाकी ज्वाइन नहीं करते हैं क्या क्लास? एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं स्फेयर वाला। तो देखो, अगर एब्जॉर्बिंग सरफेस है, एक स्फेयर है जिसका सरफेस एब्जॉर्बिंग है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है या परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, तो आप देखो कि दोनों केस में उस पर फोर्स सेम ही आता है ना? दोनों केस में फोर्स क्या आता है? सेम आता है। लेकिन ये इंटेंसिटी क्या है? यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है। तो फोर्स ऑन perfectly reflecting sphere, ठीक है, फोर्स ऑन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग स्फेयर, है ना? लेकिन जो इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। हो सकता है ना, वो भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो इंटेंसिटी अभी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, अब आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म, इंटेंसिटी। तो यहाँ जैसे ये स्फेयर है ना, ये मान लो पहला केस है इसका, तो इसमें लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो जैसे अभी अगर इसी बात करें तो यहाँ फोटॉन्स मान लो इंसिडेंट हुए हैं, तो ये क्या होगा? नॉर्मल होगा, यहाँ ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगा, है ना? जब रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगा तो आप देख रहे हो कि इसकी वजह से फोर्स तो इधर लगेगा ना। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो इस फोर्स का ये जो कंपोनेंट है ना, इन सब का हम लोग प्रोजेक्शन लेंगे एक तरह से। तो अगर इसकी इंटेंसिटी आई है तो इस पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको, वो लगेगा दरअसल I/c पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर इसकी रेडियस है, ठीक है, आर क्या है? इसकी रेडियस है। उसी तरह से अगर मैं कहूँ कि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग स्फीयर है मान लो, तो फोर्स उसमें भी यही आंसर होगा। तो फोर्स ऑन परफेक्टली एब्जॉर्बिंग स्फीयर, इंटेंसिटी यूनिफॉर्म ही है, तो यहाँ भी जो फोर्स आएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा उस केस में ये होगा कि जब लाइट इंसिडेंट होगी तो वो तो सीधी एब्जॉर्ब हो जाएगी ना, तो ये तो सीधा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो फोर्स जो इसको लगेगा तो सीधा इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो जो नेट फोर्स यहाँ मिलेगा F, उसकी वैल्यू भी वही आएगी इस केस में। तो F इक्वल टू I/c पाई आर स्क्वायर। तो दोनों केस में एक ही आंसर है, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है, लिख लो इसको।
लिख लिया? नहीं सर, एक मिनट। ओके, तो नेक्स्ट में हमारे पास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये एक तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फिनोमिना है, ये एक तरह से प्रूफ है कि लाइट का नेचर पार्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो एक तरह से ये एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हो चुका है कि लाइट को हम लोग एज अ पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, तो अब ऑब्जर्वेशन में क्या क्या इनको मिला, पहले उन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट इनको ऑब्जर्वेशन में मिले हैं। तो जैसे कि पहला पॉइंट तो इनको ये मिला कि मान लो कोई भी मेटालिक सरफेस है और उस पर लाइट इंसिडेंट हुई, तो ये देखा है कि 1 फोटोन जो है 1 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहे हैं। ऐसा कोई यारी दोस्ती इधर नहीं है। ठीक है, 1 फोटोन 1 फोटो इलेक्ट्रॉन को ही इजेक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन जो होगा ना, उनको फोटो इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि लाइट की वजह से इनका एमिशन हो रहा है। एक पॉइंट तो ये है इसमें, यानी 1 फोटोन ejects 1 photo electron। दूसरा है कि ये नहीं कि लाइट आज अभी इंसिडेंट हुई मान लो, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन मान लो 1 घंटे बाद, ये है ना, या हाफ एन आवर या 2 आवर्स या आफ्टर 1 डे ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी, इमीडिएटली फोटो एमिशन स्टार्ट हो जाएगा विदाउट एनी टाइम डिले। ठीक है, तो ऐसा कोई इन्होंने ऑब्जर्वेशन मिला नहीं कि आज लाइट इंसिडेंट हुई तो बाद में जाके मतलब इलेक्ट्रॉन 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 3 डेज 4 डेज के बाद इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, हाफ एन आवर या 2 आवर्स या 3 आवर्स या 1 आवर्स के बाद ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, when light incidents on the metallic surface when light incidents on the metallic surface, photo emission starts immediately।
ठीक है, just after incident the light। थर्ड पॉइंट है, ये जो फोटो एमिशन हो रहा है ये इस बात पे डिपेंड, ऐसा नहीं कि इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा, लेकिन एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होना चाहिए। अगर उससे कम की लाइट, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम एनर्जी के लाइट अगर इंसिडेंट हुआ तो फोटो एमिशन नहीं होगा, भले ही आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाइए। इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इंक्रीज करना। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, इट डजंट मीन दैट द ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट होना जरूरी है ना। तो तीसरा पॉइंट इसमें ये है, फॉर फोटो एमिशन मिनिमम frequency light must be incident। okay, for photo emission minimum frequency light must be incident। क्लियर? यानी अगर उससे कम लाइट, कम एनर्जी की लाइट अगर इंसिडेंट हुई तो फोटो एमिशन नहीं होगा। ओके, ये पॉइंट लिख लो। नेक्स्ट हमारे पास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, लिख लिया? हाँ सर। तो यहाँ जो इक्वेशन है वो ये है कि मान लो जैसे कि ये सरफेस है, मान लो, है ना, और ये मेटालिक सरफेस है और लाइट मान लो ये इंसिडेंट हो रही है, तो कोई है ना, तो इसमें क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो एनर्जी है, अगर एच न्यू ग्रेटर देन 5 है, 5 क्या है अभी बात करेंगे, एच न्यू तो हमें मालूम है ये क्या है, फोटोन एनर्जी है। तो अगर मान लो इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, मान लो ये यहाँ से ये फोटोन जो आ रहा है, ये फोटोन मान लो इसने एब्जॉर्ब किया इस इलेक्ट्रॉन ने, अगर ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट बाहर चला आता है तो इसकी जो एनर्जी होगी ना वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन अगर मान लो कोई फोटोन है जिसने मान लो जैसे कि ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन ने मान लो एब्जॉर्ब किया, तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो इसके साथ कोलाइड कर रहा है, फिर ये इसके साथ कोलाइड करके यहाँ चला जा रहा है, और उसके बाद मान लो बाहर चला जा रहा है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो दरअसल होगी काइनेटिक एनर्जी मैक्स और 0 के बीच में। यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कौन सी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, ये वो काइनेटिक एनर्जी जब वो विदाउट एनी कोलिजन, when the photoelectron comes out from the metallic surface,
विदाउट एनी कोलिजन, तब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन अगर उसका मान लो लेटिस में या इलेक्ट्रॉन के साथ अगर कोलिजन हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 भी हो सकती है, यानी वो बाहर ही ना आए, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है कि बाहर ही ना आए, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या है, एक तरह से 0 है। ठीक, तो ये एक तरह से इसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी की क्या होगी, रेंज हो गई है। तो यहाँ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन है वो ये है, जो इसको लिख लो, फिर मैं लिखवाता हूँ उसको। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। अब यहाँ देखो, ये इक्वेशन है यहाँ, एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, यानी 5 को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। यानी ये सरफेस की प्रॉपर्टी, एक तरह से सरफेस का नेचर क्या है उस पर ये डिपेंड करेगा। तो इट इज द मिनिमम energy required to eject the photoelectron from the metallic surface, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of a photoelectron when it comes out from the metallic surface after absorbing the photon. The maximum kinetic energy of a photoelectron when it comes out from the metallic surface after absorbing the photon without collision, without collision after absorbing the photon। लिख लो इसको। लिख लिया?
एक मिनट। हाँ सर। हाँ सर, हो गया। लिख लिया ना? हाँ सर। उसी तरह h न्यू इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस ev नॉट, where phi equal to h nu naught and kinetic energy max equal to ev naught। और इसी को आप ये भी लिख सकते हो, और phi equal to hc by lambda naught। तो पहले समझ लेते हैं कि न्यू नॉट क्या है, लैम्डा नॉट क्या है, वी नॉट क्या है। सबसे पहले बात करेंगे न्यू नॉट। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम frequency required to eject the photoelectron from the metallic surface। ओके, एंड लैम्डा नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ required to eject, यानी इसका मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, यानी अगर इससे ज्यादा की वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट हुई तो फोटो एमिशन नहीं होगा। तो मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट दी फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी मेटालिक सरफेस। ठीक है, लिख लो आप लोग। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर।
लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल भी इसको बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो it is the magnitude of negative potential of anode with respect to cathode at which photoelectric current stops। ओके, देखो कैसे इसको भी समझते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, तो इसमें क्या होता है कि मान लो जैसे कि ये कैथोड है ना, और इधर ये एनोड है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये प्लस है, ये माइनस है। ये वेरिएबल वोल्टेज है। ये हमारे पास में एनोड है, यानी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है। तो होता क्या है, यहाँ लाइट मान लो इंसिडेंट हुई जो कि h न्यू ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, कैथोड जो कि ये क्या है हमारे पास में, ये मेटालिक सरफेस से दरअसल है ना। तो लाइट यहाँ इंसिडेंट हुई तो क्या होगा, फोटो एमिशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि h न्यू ग्रेटर देन 5 है। तो आप देख रहे हो कि A जो है पॉजिटिव और C जो है नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस डायरेक्शन में सेटअप होगा तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब यहाँ इजेक्ट होंगे तो वो रेंडमली मूव कर रहे होंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे। तो वैसे तो हर इलेक्ट्रॉन को फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर की तरफ लग रहा होगा, E इंटू ई। आपको ये मालूम है इलेक्ट्रॉन को फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में है, इलेक्ट्रॉन को फोर्स इधर लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचेंगे तो सीधी सी बात है, इसमें करंट ऐसे फ्लो करना शुरू कर देगा। यानी अगर यहाँ एमीटर है तो वो रीडिंग देगा कि इसमें करंट क्या आई फ्लो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर आ रहे हैं राइट साइड में, तो यानी सर्किट कंप्लीट हो गया तो करंट फ्लो करेगा, है ना। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हमें तो इस करंट को स्टॉप करना है, तो हमें ए का वो मिनिमम वो मतलब ए का वो नेगेटिव पोटेंशियल फाइंड करना है, किसके, सी के रेस्पेक्ट में, कैथोड के रेस्पेक्ट में, कि फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो जीरो हो जाए। क्या हो जाए,
फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 0 हो जाए, ये हमारा मकसद है। तो क्या करेंगे, अभी तो ए का पोटेंशियल तो पॉजिटिव है, इसका मतलब अभी तो इससे तो बात नहीं बनने वाली है। तो क्या होगा यहाँ, पहले अब ध्यान से समझना, देखो पहले एक चीज और, एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लो लाइट इंसिडेंट हुई और 100 फोटॉन्स मान लो इंसिडेंट होते हैं। 100 फोटॉन से मान लो 20 फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं, उनका एमिशन हो रहा है ना। लेकिन मान लो हमने पोटेंशियल डिफरेंस 0 रखा, मतलब ए का भी पोटेंशियल 0 है, सी का भी पोटेंशियल 0, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 कर दिया हमने, है ना। हमारी बात, पोटेंशियल डिफरेंस 0 कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस 0 कर दिया तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन होगा क्या एक्चुअल में, उस कंडीशन के लिए भी इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि करंट सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है। तो ऐसा क्यों, उसका रीजन ये है कि मान लो 100 फोटॉन्स इंसिडेंट हुए, 20 फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, तो 20 के 20 तो नहीं पहुंचेंगे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है। तो उसमें से मान लो 5 फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं, तो उन 5 फोटो इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग करंट होगा। क्यों, क्योंकि भाई काइनेटिक एनर्जी है ना उनमें। तो जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन जो इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो पहुंचेंगे वहां, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो। ठीक है, अब अगर मान लो ए का पोटेंशियल हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं सी के रिस्पेक्ट में, तो पहले कितने पहुंचे थे, 5। तो आप देखोगे कि अब उस केस में क्या होगा, 8 पहुंचेंगे, 10 पहुंचेंगे, 15 पहुंचेंगे, 20 पहुंच जाएंगे, 20 के 20 सारे पहुंचेंगे। अब आप ए का बढ़ाते जाओ बढ़ाते हो, कितना भी लार्ज पोटेंशियल कर दो, है ना, इसका मतलब है कि करंट क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा, क्योंकि 20 के 20 पहुंच पा रहे हैं। तो करंट आप देखोगे, भी ग्राफ भी बनाऊंगा मैं, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा कि करंट क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है एक पोटेंशियल डिफरेंस के बाद में, है ना। तो करंट सैचुरेशन करंट उसको बोलेंगे हम लोग। ये तो वो है जब ए का पोटेंशियल आप बढ़ाते गए। क्लियर है, वापस आते हैं 0 पर, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ कि सी का पोटेंशियल में 0 रखता हूँ और ए का पोटेंशियल डिक्रीज करता जा रहा हूँ। तो आपको मालूम होगा कि नेगेटिव पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस था, हमने देखा है ना। तो अगर मैं ए के पोटेंशियल को मान लो, मैंने पहले पहले 0 था तो वहां से ले गया -2, -4, -8, -10 पे ले गया मान लो, और जैसे ही -10 पर ले गया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, सर्किट में 0 हो गया। तो ये पॉसिबल है, पर जिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो रहा है, यानी वो कितना है, -10 वोल्ट आ रहा है, किसका, ए का पोटेंशियल। तो ये इसको क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे हम लोग। ठीक है, देखो कैसे मैथमेटिकली बताता हूँ मैं आपको, इसको लिख लो, लिख लिया सबने। हाँ सर। हाँ सर। लिखना है किसी को तो लिखना है, मेरे ख्याल से नहीं लिखना है ना। सर 1 मिनट। हम्म सर। लिख लिया। सर हाँ बोलिए। सर वो सैचुरेशन करंट आपने तब बोला ना जब 20 के 20 फोटो इलेक्ट्रॉन जितने भी एमिट हुए सारे पहुंच जाएंगे। तब डेफिनेटली ठीक है। ठीक। अब मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये कैथोड है ना, और लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रही है।
तो ये हो गया पॉजिटिव एक तरह से, और ये एनोड है ना। तो यानी इसका पोटेंशियल हमने कर दिया वी ए इक्वल टू माइनस वी नॉट या वी सी इक्वल टू 0, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं उसको 0 पे ले आते हैं। ये हमारे पास में ऐसा सेटअप है। अब आप देखो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है ना, एक इलेक्ट्रॉन मान लो इधर कहीं जा रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहा है जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखिएगा मैक्सिमम, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अगर आपने रोक दिया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया तो किस, यानी बाकी जो कम रहेंगे काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन वो तो रुक ही जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है मान लो, इसके काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ मैक्सिमम है। अगर वो इलेक्ट्रॉन ही जस्ट जाके यहाँ रुक जाता है तो रुकेगा क्यों? क्योंकि नेगेटिव या पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेटअप होगा नहीं यहाँ। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेटअप होगा तो इसको फोर्स किधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा ना, और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है तो वेलोसिटी इधर रहेगी, और इसको फोर्स ई अपोजिट लगाएगा, तभी तो जस्ट जाके इसकी वेलोसिटी यहाँ क्या हो जा रही है, एक तरह से 0 हो जा रही है। तो मैं यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, किस किस के बीच में, ए एंड सी के बीच में। तो आप देख रहे हो कि क्या लिखेंगे, माइनस ई इंटू वी सी प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू माइनस ई इंटू वी ए प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है वहां 0, तो माइनस ई वी सी तो 0 ही है, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू माइनस ई और ये माइनस वी नॉट, तो अल्टीमेटली ये तो 0 ही हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू क्या आ जा रहा है, वी नॉट। ये तो लिखा मैंने वहां। ये लॉजिक समझ में है सबको? हाँ सर। लिख लीजिए इसको। लिख लिया ना? तो ये हमारे पास में इक्वेशंस आ रही है, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास में ग्राफ। अच्छा, उसके पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं, रिटार्डिंग पोटेंशियल।
रिटार्डिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या होता है? It is the negative potential of anode with respect to cathode, which is less than the stopping potential. ठीक है, है ना। तो हम नेक्स्ट हमारे पास में अब ये क्या है, मतलब वो भी समझाता हूँ मैं आपको। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 0 रखा, तब भी इलेक्ट्रॉन तो पहुंच ही रहे थे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे। हमने कैथोड का पोटेंशियल 0 रखा, एनोड का पोटेंशियल -2, -4, -8, है ना, -10 किया, तो -10 करते क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप हो गया। तो यानी -10 यानी इसका मैग्नीट्यूड ये तो हो गया हमारे पास में, क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, जो कि 10 वोल्ट आ गया, है ना। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या मतलब, इससे कम, यानी जैसे -8 है मान लो, तो -8 वोल्ट अगर है किसका, इट इज नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड विच इज लेस देन, यानी -8 है मान लो, है ना, मतलब मैग्नीट्यूड की बात करें तो 8 हो गया है, क्लियर। तो 8 हो गया, तो तब अगर 8 भी है मान लो, -8 वोल्ट है, अभी भी तो इलेक्ट्रॉन तो पहुंच ही रहे हैं, है ना, अभी भी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पहुंच रहे होंगे, यानी करंट तो होगा सर्किट के अंदर, क्लियर। इसको बोल रहे रिटार्डिंग पोटेंशियल, यानी -8 यहाँ क्या हो गया, एक तरह से एक फॉर एग्जांपल में बात कर रहा हूँ यहाँ, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, तो ठीक। अब एक ग्राफ, तो सबसे पहले हम लोग जिस ग्राफ की बात कर रहे हैं वो ग्राफ है फोटो करंट वर्सेस, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी। इसमें एक तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, लेकिन जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। सेकंड पॉइंट, रिटार्डिंग पोटेंशियल कांस्टेंट है। है ना, ये वेरी नहीं कर रहा है। तो इस केस में आप देखोगे कि जो ग्राफ है वो ग्राफ ऐसा देखा गया है, ऐसा स्ट्रेट लाइन, यानी ये इंटेंसिटी है और ये हमारे पास में क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, ये लिख लीजिए। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो है, लेकिन फ्रीक्वेंसी यानी ऐसा होना चाहिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की लाइट इंसिडेंट होगी, तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात करोगे आप। यहाँ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू
न्यू नॉट होना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए? न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट होना चाहिए, तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। अगर मान लो कम फ्रीक्वेंसी की लाइट, न्यू नॉट से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने इंसिडेंट कराई, तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? वहां जीरो होगा, भले आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना? लिख लो इसको पहले। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ हाँ बोलिए। सर रिटार्डिंग पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आता है? नहीं 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 नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से थोड़ी आ रहा है वो तो हम लोग अप्लाई करेंगे ना वहाँ। भाई ऐसे समझो आप तो कि जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, यहाँ एक एनोड और एक कैथोड है, दो प्लेट्स हैं एक तरह से, तो वो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग अप्लाई करेंगे वो है, ठीक है? अभी आपको क्लियर हो जाएगा, अभी और पॉइंट क्लियर होगा, अभी आपको बताता हूँ मैं आपको, वो तो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहाँ, ठीक है? आगे बस अभी ग्राफ बनाने दो मुझे, और भी अभी आपको वहां से क्लियर हो। मैंने क्या कहा, जैसे आप देखो ना कि जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया फिर भी तो करंट फ्लो कर ही रहा था। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते गए तो करंट बढ़ता गया, फिर करंट सैचुरेट हो गया, है ना? ये पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा है हमारे पास में वी नॉट, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। वर्सेस है यार, क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास है एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस ईवी नॉट, या एच न्यू नॉट प्लस ईवी नॉट, यानी ईवी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या वी नॉट इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट बाई ई, या एच न्यू बाई ई माइनस 5 बाई ई, है ना? तो आप देखो कि वी नॉट और न्यू के बीच में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ओरिजिन से तो पास नहीं हो रही है, तो ये न्यू है, ये वी नॉट है, ये ऐसा होगा। तो ये देखा गया कि हर मेटल के लिए स्लोप क्या था लाइन का, सेम था। जैसे नेक्स्ट मेटल की अगर मैं बात करूं तो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल ही है, तो ये थीटा दोनों के लिए क्या है, सेम है, ये थीटा दोनों के लिए सेम है, यानी यहाँ जो स्लोप है टेन थीटा एच बाई ई है, ये मेटल 1 के लिए है, ये मेटल 2 के लिए है ना? ये न्यू नॉट 1 है, ये न्यू नॉट 2 है, और ये क्या मिलेगा आपको 5 1 बाई ई, और ये क्या मिलेगा आपको 5 2 बाई ई। तो इसके इंसिडेंट फोटोन देखो ना आप, इसकी एनर्जी क्या यहाँ ज्यादा है, मतलब इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो 5 2 भी क्या होगा, ज्यादा होगा।
ना, तो ये ग्राफ होगा, लेकिन स्लोप दोनों का क्या है यहाँ सेम है। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन इसको मिले आइंस्टाइन को, तभी तो उसने ये इक्वेशन बना के दिया कि ये इक्वेशन ऐसा कुछ हो रहा है इस प्रोसेस में, इस फिनोमेना के अंदर। लिख लीजिए। लिख लिया क्या? अच्छा, है ना? current versus potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VA माइनस VC एन नोट का प्लस। में दो केस देख, पहला है जब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। तो वो पॉइंट लिख लेता आपने, थर्ड पॉइंट क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच में? VA माइनस VC, है ना? जिसमें पहला केस है हमारा
फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ कांस्टेंट है और जो इंटेंसिटी है वो वेरिएबल है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो ग्राफ मिलेगा अपने को वो ग्राफ ऐसा होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी यानी वी ए माइनस वी सी, तो ये 0 भी होगा और माइनस वी नॉट भी होगा। तो आप देखोगे कि ये हमारे पास में फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। तो ग्राफ ऐसा मिलता है। करंट क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। और ये माइनस वी नॉट के करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि वी सी क्या हो जाएगा 0 और वी ए क्या हो जाएगा माइनस वी नॉट। तो करंट क्या हो जाएगा सर्किट में 0 हो गया ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हुआ ना। और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तब भी इसमें करंट है, देखो है ना। और इधर देखो ये रिटार्डिंग पोटेंशियल है तब भी करंट है। तो अगर इंटेंसिटी आपने बढ़ाई या घटाई, तो अगर मान लो मैं बढ़ाता हूँ इंटेंसिटी, तो आप देखोगे कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर ये मान लो I1 इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग है। तो जब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आप देखोगे इसमें करंट बढ़ जाता है, यानी सैचुरेशन करंट इसका क्या हो गया, ये आई एस डैश हो जाएगा और ये क्या है आई एस है ना। ये वाला आई एस डैश है। तो ये इंटेंसिटी इसकी अगर आई है तो इसकी इंटेंसिटी में आई डैश ले रहा हूँ। लेकिन आप देख रहे हो क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी हुई है इसलिए वी नॉट चेंज नहीं कर सकता। इक्वेशन देखो वापस से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, क्योंकि जिस मेटल सरफेस पर इंसिडेंट हो रही लाइट उसका वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट होगा। आपने इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी है ना, मतलब सॉरी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी है तो वी नॉट चेंज ही नहीं करेगा। लेकिन इंटेंसिटी जब आप बढ़ाओगे, नहीं इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गए ना, क्योंकि हमें मालूम है आई इक्वल टू क्या होता है एन एच न्यू बाई ए है ना। तो आप अगर मान लो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हो और ये बढ़ा रहे हो तो उस केस में क्या होगा, इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करने का मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे। ठीक है। तो जो पहला ग्राफ हमने बनाया तो उसमें यही था, मैंने फ्रीक्वेंसी को वहां कांस्टेंट रखा था तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या कर रहे हो आप, इंक्रीज कर रहे हो। जब इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर रहे थे वहां, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसके प्रोपोर्शनल आ रहा था वहां, इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल आ रहा था। क्लियर है, ये ध्यान रखना है, लिख लो इसको। तो यहाँ क्या हो रहा है, दरअसल आई डैश जो है वो आई से ज्यादा है, तो ये क्या है इंटेंसिटी से।
लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में इसका बी पार्ट, फ्रीक्वेंसी इज वेरिएबल। तो अगर फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है तो इसका ग्राफ मालूम कैसा मिलेगा? ये डेल्टा भी है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, तो आप देखोगे कि इसका ग्राफ ऐसा मिलेगा। यानी ये हो गया -V01 -V02, ये -V03, यानी ये ν1, ये ν2, ये ν3। तो आप देखोगे कि ν3 जो है ν2 से ज्यादा है और ν2 जो है ν1 से ज्यादा है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल ये इंडिकेट कर रहा है इनका, क्योंकि वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट होगा। तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो नेगेटिव वैल्यू और क्या करेगी, डिक्रीज करती जाएगी ना, है ना। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करेंगे तो वो वैल्यू क्या करेगी, बढ़ती जा रही है। तो ज्यादा उसको रोकने के लिए ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए ना अपने को एक, क्योंकि ज्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए ऐसा ग्राफ होंगे इनके, ठीक है। ये इसको ऐसे बना लेता हूँ, मेरे को 1 मिनट, इसको ग्राफ को ये ν1, ये ν2, ये ν3 बना लीजिए। तो इसका ध्यान रखना है। तो ये आपका ये वाला पार्ट भी हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हो गया, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो ये हो गया। तो कल ही मैं आपका ये भी शुरू कर दूंगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट, बोर मॉडल, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको। अब ये टॉपिक अगर जैसे थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है। अगला टेस्ट मेरे ख्याल से कब बताया आपको, 27 को है ना, कब बता रखा है, 6th या 27th? संडे। So next इसी week. संडे को बताया ना? हाँ सर। हाँ हो जाएगा। टेस्ट क्या पीछे पड़े रहे, तो टेस्ट यार सिलेबस तो हो जाए एक बार। इतने टेस्ट लेंगे कि आपको देखा नहीं, वैसे भी इस बार 4 अटेम्प्ट्स कर दिए इन्होंने, तो लीजिए टेस्ट। बड़ा मन करता है ना आप लोगों का टेस्ट देने का। 4 अटेम्प्ट कर दिया आप लोगों के लिए, है ना। बड़ा मजा आता है टेस्ट, सर और टेस्ट करवाइए, हैं। लो 4 दे दिए उन्होंने। हो जाएगा, टेस्ट में क्या है। अभी एक बार सिलेबस हो जाए और रिवीजन के टाइम भी तो ढेर सारे टेस्ट लेंगे आपके अभी, और अभी तो एनसीईआरटी भी तो करवानी है। ठीक है फिर। सर एक डाउट था। हाँ पूछो। सर जो हमने वो इलेक्ट्रिकल सेटअप एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, उसमें हमने हाँ। बोला था कि हमने 100 फोटॉन्स दिए और 20 फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है। हाँ तो मतलब उसमें से कुछ कुछ ऐसे होंगे जो काइनेटिक मतलब जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और कुछ कुछ होंगे 0 भी हो सकती है। हाँ। तो हम लोग थोड़ा भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो सारे जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एनोड पहुंच जाने चाहिए ना। तो नहीं ना, एनोड नहीं इसलिए नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आप ये देखो,
ये मान लो लाइट इंसिडेंट हुई तो जरूरी थोड़ी कि सारे इलेक्ट्रॉन इधर ही जा रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे होंगे, कुछ इधर भाग रहे होंगे, कुछ इधर भाग रहे होंगे, है ना? ये तो मानते हो ना आप? तो हाँ मैक्सिमम हो सकता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इधर ही भाग रहा हो, ये भी तो पॉसिबल है। हाँ हो सकता है। तो वो तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे तो अगर उधर भाग भी रहा होगा वो, तो वो क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इधर लगा दिया तो प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ इधर आ जाएगा, उसमें क्या है कि नहीं? हाँ भाई इतना ज्यादा लगा दिया कि वो सारा ही खींच के चलो इधर के इधर ही चले आ रहे हैं सारे के सारे, कि वो इधर उधर एस्केप कर ही नहीं पा रहे हैं। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन जब पहुंच पा रहे हैं, सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे हैं, तभी तो करंट कांस्टेंट हो रहा है वहां, हाँ वरना हो ही क्यों रहा है वो? ठीक समझ है। गया। और ये आप एक बात और याद नोटिस करेगा, इन दोनों एनोड कैथोड के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसका कोई लेना देना यहाँ नहीं है। कितनी भी डिस्टेंस बढ़ा दो कोई फर्क पड़ेगा वहां? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट वो है ही नहीं डिस्टेंस वाला। आप डिस्टेंस वाले पार्ट से भी लेकर चलेगा तो आप देखोगे कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कांस्टेंट है, आप डिस्टेंस वाले पार्ट से लेकर चलेगा, वो डिस्टेंस वाला फैक्टर जो है ना वो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, मिलेगा नहीं आपको, मतलब वो कट जाता है। इसका मतलब दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। आप डिस्टेंस कितना भी इंक्रीज करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या डिक्रीज करो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। ठीक है सर। ठीक है, चलो फिर ओके, बाय बाय। कल है ना, सुबह है ना क्लास? हाँ सर 8 बजे। हाँ सर। हाँ ठीक है, थोड़ा जल्दी कर लें, 7:30 से 9:30 चलेगा? नहीं चलेगा सर। चलेगा सर। नहीं, रहने दो, 8 बजे रहने दो, मैंने देखा बच्चे आते नहीं है फिर वो 8 बजे ठीक है। हाँ कर लेंगे ना, कल पूछो आप मेरे से, ठीक है? उसके जितने भी एसी के शॉर्ट एग्जांपल और एक्सरसाइज 1 तो कर लिया ना आपने, कि कर रहे हो? हाँ सर हो। हाँ तो करते रहो, कल एग्जांपल डिस्कस करूंगा मैं एसी के, है ना? उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे, इसके शॉर्ट इसके भी क्वेश्चन करेंगे, फिर कल ही बोर मॉडल शुरू कर दूंगा मैं। ज्यादा कुछ आपको लगे ना, करवाएंगे बाद में, अभी नहीं, अभी नहीं। आपको डाउट हो तो आप पूछ लो, है ना? वो रिवीजन के टाइम करवाऊंगा एक्साइट 2 तो मैं। चलिए फिर, ओके बाय बाय।